हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस में। दोस्तों, आज से हम मध्यकालीन इतिहास में मुगल वंश के इतिहास को प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे मुगल वंश के संस्थापक बाबर को। और बाबर के बारे में केवल ऐतिहासिक तथ्यों को ही नहीं जानेंगे, बल्कि उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण उसने फरगना की छोटी सी जागीर से लेकर भारत में दिल्ली के तख्त तक का सफर तय किया है। तो चलिए शुरू करते हैं जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को। इसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद इसका मूल नाम था। बाबर इसकी व्यक्तिगत विशेषताओं के कारण इसको कहा जाने लगा। बाबर का अर्थ होता है बाघ, और बाघ शक्ति और शौर्य का प्रतीक है। बाबर का जन्म 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे आपको याद रहेगा, 14 फरवरी 1483 को इसका जन्म हुआ। और जन्म कहाँ हुआ? ट्रांस अक्शियाना, इसका दूसरा नाम मावर उनहार भी है। ट्रांस अक्शियाना की एक छोटी सी रियासत थी फरगना, वहां पर इसका जन्म हुआ है। इसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगना के जमींदार हुआ करते थे। फरगना के जमींदार थे। और इसकी माँ थी कुतलुग निगार खां। कुतलुग निगार खां। बाबर अपने पिता के पक्ष से तैमूर का 5वां वंशज था और माता की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। एक तैमूर का एक वंशज था। इस प्रकार इसमें तुर्क और मंगोल दोनों के रक्त का सम्मिश्रण था। बाबर ने जिस नवीन वंश की नींव डाली उसको चगताई तुर्क कहा जाता था। ये तुर्की नस्ल का एक चगताई वंश था, जिसको संक्षेप में चगताई तुर्क कहा जाता था। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि बाबर किस वंश का था, तो चगताई तुर्क वंश का था। इसमें तैमूर और मंगोल दोनों ही वंशों का सम्मिश्रण था। चूंकि तैमूर ने भारत पर भी आक्रमण किया था, इसलिए बाबर भारत के उन क्षेत्रों पर कहीं न कहीं अपना अधिकार समझता था। चलिए बढ़ते हैं आगे, बाबर को समझने का प्रयास करते हैं। भारत पर आक्रमण से पूर्व बाबर ने कौन कौन सी विजय हासिल की, कैसे उसके व्यक्तित्व का विकास हुआ, क्या क्या उसने संघर्ष किए, सबसे पहले उसको जानने का प्रयास करते हैं। तब हमें समझ में आएगा कि बाबर में किन व्यक्तिगत विशेषताओं का विकास और किस प्रकार हुआ। बाबर अपने पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की अल्प आयु में 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बैठा। सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात कि मात्र 11 वर्ष की आयु में ये फरगना का जागीरदार बना। तो अल्प आयु में उसने शासन सत्ता संभाली, और अल्प आयु में जिम्मेदारियां आ जाती हैं तो उसको धीरे धीरे संभालते संभालते व्यक्तित्व विकास होता है, अगर उसको संभालने की काबिलियत है। बाबर के समरकंद पर आक्रमण हुए। समरकंद कहाँ था? समरकंद तैमूर की राजधानी रहा था, इसलिए ये समरकंद पर अधिकार करना चाहता था, क्योंकि बाबर तैमूर को अपना आदर्श मानता था और तैमूर की राजधानी समरकंद पर अधिकार करना चाहता था। इसलिए इसने समरकंद पर आक्रमण किए। जब ये फरगना का शासक बना, उस समय समरकंद पर बाबर के चाचा अहमद मिर्जा का अधिकार था। कुछ समय बाद ही जब अहमद मिर्जा की मृत्यु हो गई और उसके लड़कों में वहां पर फूट पड़ गई, तो उसका लाभ उठाकर बाबर ने समरकंद पर आक्रमण किया। समरकंद एक ऐसी जगह थी जिस पर बाबर ने कई बार आक्रमण किए, 3 बार अधिकार किया और तीनों ही बार उसके हाथों से समरकंद फिसल गया। तो संक्षेप में हम जान लेते हैं कि रेखा चित्र के माध्यम से आपको समझने में आसानी हो जाएगी। सबसे पहला आक्रमण किया 1496 में, ये असफल रहा, यानी समरकंद पर अधिकार नहीं कर पाया। दूसरी बार आक्रमण करता है 1 साल बाद ही 1497 ईस्वी में, ये सफल रहा और 100 दिनों तक समरकंद पर इसने कब्जा बनाए रखा। 100 दिन बाद क्या हुआ? इसकी तबीयत भी खराब हो गई और फरगना में विद्रोह होने लगा, इसलिए इसको वापस लौटना पड़ा। लेकिन हुआ क्या, जब ये वापस लौटा तो इसने देखा कि फरगना की राजधानी अंदीजान, अब ये अंदीजान फरगना की राजधानी, याद रखना, फरगना की राजधानी पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका था।
यानी कि वहां इसको पार पाना मुश्किल था। तो ये वापस समरकंद लौटा, लेकिन तब तक समरकंद भी इसके हाथों से निकल गया। वापस उज़्बेकों ने उस पर कब्जा कर लिया। अब बाबर की स्थिति बहुत ही विकट हो गई। 2 वर्ष तक ये खानाबदोश जीवन जिया इसने और खोजंद नामक पहाड़ी पर इसने संघर्ष किया। संघर्ष कैसे किया? इसको खाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। इसके जो संगी साथी थे वो साथ छोड़ गए। मात्र कुछ ही सरदार 100-200 लोगों इसके साथ रहे। धीरे धीरे इसने थोड़ी सी सेना खड़ी की और 1498 से 1500 ईस्वी तक फिर से फरगना पर इसने अधिकार रखा, यानी 2 साल तक फिर से फरगना पर इसने शासन किया। समरकंद पर तीसरा आक्रमण करता है 1501 ईस्वी में। ये भी सफल रहा। इस समय समरकंद का जो शासक था शैबानी खान, ये शैबानी खान बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है, क्योंकि इसी की बदौलत बाबर को फरगना या समरकंद से वापस भारत की ओर प्रस्थान करना पड़ा। शैबानी खान ने बाबर को बहुत अधिक परेशान किया। फिलहाल पहली बार तो शैबानी खान को बाबर ने परास्त किया और समरकंद पर कब्जा कर लिया, और ये कब्जा रहा केवल 8 महीने तक, क्योंकि 1502 ईस्वी में शैबानी खान ने शर-ए-पुल के युद्ध में बाबर को परास्त किया और समरकंद वापस छीन लिया। इस युद्ध के बाद बाबर ने अपनी बहन का विवाह शैबानी खान से कर दिया, ताकि शैबानी खान थोड़ा सा शांत बना रहे। लेकिन बाबर ने अब समरकंद को नहीं जीत पाया। बाबर फिर से बेघर हो गया। उसके बाद बाबर ने काबुल पर आके अधिकार कर लिया। 1504 ईस्वी में काबुल पर आसानी से अधिकार कर लेता है। उसके कुछ समय बाद जब शैबानी खान की मृत्यु हो जाती है, तब फिर से एक बार इसके मन में आकांक्षा उत्पन्न होती है कि समरकंद को जीता जाए। तो चौथी बार 1510 ईस्वी में समरकंद पर फिर से आक्रमण करता है और इसने जीत भी हासिल की। लेकिन 2 साल बाद 1512 ईस्वी में उज़्बेक सरदार उबैदुल्ला खां से कुल-ए-मलिक के युद्ध में, ये कुल-ए-मलिक ये जगह का नाम है, यहाँ पर एक युद्ध हुआ जिसमें बाबर परास्त हुआ। और किसने परास्त किया? उज़्बेक सरदार उबैदुल्ला खां ने। उसके बाद समरकंद जीतने का विचार उसने त्याग दिया, क्योंकि इसने 3 बार कब्जा किया समरकंद पर। तीनों ही बार वो स्थायी नहीं रहा, उसको समरकंद छोड़ना पड़ा। उसने सोचा अब समरकंद पर बहुत ज्यादा समय व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है, तो फिर इसने काबुल पर ध्यान केंद्रित किया, वहां की शासन व्यवस्था को सुदृढ़ रूप प्रदान किया। बाबर के संबंध में एक तथ्य और याद रखना कि ईरान के शाह के प्रभाव में आकर इसने शिया मत को अपनाया था, जबकि ट्रांस ऑक्शियाना के अधिकतर निवासी सुन्नी थे। इस कारण से बाबर का वहां पर निरंतर विरोध होता रहा और अंततः उसको फरगना और समरकंद दोनों जगह से भागकर काबुल आना पड़ा। बाबर काबुल का बादशाह रहा 1504 से 1526 ईस्वी तक। जब समरकंद इसके हाथों से निकल गया, तब ये काबुल की ओर बढ़ा। 1504 ईस्वी में बाबर ने आसानी से काबुल पर अधिकार कर लिया, यानी वहां पर इसको बहुत ज्यादा विद्रोहों का सामना नहीं करना पड़ा। तो हम देखते हैं कि छोटी सी उम्र में लगातार युद्धों में व्यस्त रहने के कारण उसमें युद्ध कौशल आया, और बार बार युद्ध हारने के बाद फिर से युद्ध करने की जो इच्छा शक्ति उसके अंदर जागी, इससे उसके अंदर धैर्य पनपा और जिजीविषा की शक्ति उसके अंदर पैदा हुई। तो 1504 से 1526 तक काबुल पर इसने शासन किया। 1507 ईस्वी में इसने पूर्वजों द्वारा प्रयुक्त होने वाली मिर्जा की उपाधि को त्याग कर बादशाह की उपाधि धारण की। इसके जो पूर्वज थे वो मिर्जा की उपाधि धारण करते थे, जैसे पिता का नाम बताया था मिर्जा, और इसने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की और बादशाह बनकर काबुल में शासन करने लगा। बाबर की सैनिक तैयारी किस प्रकार की हुई?
यानी भारत में आक्रमण से पूर्व उसने किन किन सैनिक उपलब्धियों को हासिल किया था, जिसके दम पर उसने भारत पर विजय प्राप्त की, उनको एक नजर में देख लेते हैं। बाबर ने उज़्बेकों से युद्ध की तुलगुमा पद्धति सीखी। उज़्बेकों से कई बार इसने पराजय झेली और उनसे भी कुछ सीखा। क्या सीखा? युद्ध की तुलगमा पद्धति। अब ये तुलगमा पद्धति क्या थी? इसमें सेना को कई टुकड़ियों में बांट दिया जाता था। एक सेना केंद्र में होती थी और दो टुकड़ियां दाएं और बाएं छोर पर रखी जाती थी, जो पहले शांत रहती थी। शत्रु के आक्रमण के बाद ये आसपास से घेरा डालकर शत्रु के पीछे से आक्रमण करती थी। तो ये थी तुलगमा पद्धति। ईरानियों से इसने क्या सीखा? बंदूकों का प्रयोग सीखा। इसने एक तोपखाने का निर्माण भी किया। उस्ताद अली की अध्यक्षता में इसने एक तोपखाने का निर्माण किया। इसके दो प्रमुख तोपची थे, उस्ताद अली और मुस्तफा। तोपों को सजाने की भी एक पद्धति थी, उस्मानी विधि। उस्मानी विधि क्या थी? ये तोपें रखी जाती थी और बीच में थोड़ी सी जगह और रखी जाती थी सैनिकों को निकलने के लिए। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ये इतिहासकार हैं। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, इन्हीं की पुस्तक में से मैंने ये इनका जो महत्वपूर्ण कोट था वो मैंने लिया है। वो लिखते हैं बाबर के बारे में कि वह एक अकाल प्रौढ़ बालक था, यानी अकाल प्रौढ़, जो असमय ही प्रौढ़ बन गया, ऐसा बालक। परिस्थितियों के कारण बाल्यावस्था में ही प्रौढ़ जैसे काम इसको करने पड़े। उसकी मानसिक शक्तियों का ऐसा सुंदर विकास हुआ था कि वह राजनीतिक महत्व की घटनाओं को आसानी से समझ लेता था और उसमें मानव चरित्र को सरलता से परखने की युक्ति भी आ गई थी। तो अब हम पढ़ते हैं कि भारत पर बाबर का आक्रमण कैसे हुआ। अभी तक हमने पढ़ा कि भारत से आक्रमण के पूर्व बाबर का जीवन कैसा रहा, क्या क्या उसने संघर्ष किए, कौन कौन सी योग्यताओं को हासिल किया। अब पढ़ेंगे बाबर का भारत पर आक्रमण। बाबर के भारत आक्रमण के समय भारत की स्थिति कैसी थी? यहाँ पर बंगाल, मालवा, गुजरात, सिंध, कश्मीर, मेवाड़, दिल्ली, खानदेश, विजयनगर और बहमनी के विघटन से जो राज्य बने थे वो रियासतें थी। बहमनी के विघटन से कौन बने थे? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा। ये सभी स्वतंत्र प्रांतों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो 1526 की स्थिति में इन प्रांतों की स्थिति क्या थी, इसके लिए आप पुराने वीडियो देख सकते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा, ये तुजुक-ए बाबरी जिसका मूल नाम है तुजुक-ए बाबरी में, बाबरनामा ने भारत में केवल 5 मुस्लिम राज्यों, कौन कौन से? दिल्ली, बंगाल, मालवा, गुजरात और बहमनी, इन 5 मुस्लिम राज्यों का और 2 हिंदू राज्यों मेवाड़ और विजयनगर का वर्णन किया। कई बार पूछ लिया जाए कि बाबर ने अपने बाबरनामा में किन राज्यों का वर्णन किया है या किन राज्यों का नहीं किया है, तो आप ऑप्शन में से इसको लगा सकते हैं। इन सभी को याद रखिएगा। बाबरनामा में उसने विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय को समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कहा है, यानी कि दिल्ली का जो राजा था इब्राहिम लोदी उस समय दुर्बल था, ये बात बाबर भी महसूस करता था। उसने कृष्णदेव राय को सबसे शक्तिशाली राजा कहा है और उसने दक्षिण भारत में आक्रमण भी नहीं किया। बाबर को भारत आने का निमंत्रण मिला। जी, ये क्या कह रहे हैं? निमंत्रण मिला। जी हाँ, बाबर ने ऐसे ही भारत पर आक्रमण नहीं कर दिया, वो काबुल में शासन कर रहा था। हालांकि भारत पर उसकी नजर थी, क्योंकि उसके पूर्वज तैमूर ने भारत पर आक्रमण करके कई क्षेत्रों को जीता था, लेकिन उसका हौसला बुलंद हुआ भारत पर आक्रमण के इन निमंत्रणों से। निमंत्रण किस किसने दिया? पंजाब के सूबेदार दौलत खान ने। पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी को ये लालच था, चूंकि ये सूबेदार था, दिल्ली सल्तनत के अधीन सूबेदार था, लेकिन इसके अंदर एक महत्वाकांक्षा थी कि हम पंजाब के स्वतंत्र शासक बने, और इब्राहिम लोधी से कहीं ना कहीं इसकी अनबन चल रही थी। तो इसको लगा कि बाबर आक्रमण करेगा तो हम पंजाब के स्वतंत्र शासक बन जाएंगे।
और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान, इन्होंने भी बाबर को आमंत्रित किया दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए। क्यों किया? क्योंकि ये आलम खान लोदी दिल्ली पर अपना अधिकार समझता था और दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था, वहां का शासन हथियाना चाहता था। इन लोगों को लगता था कि पिछले आक्रमणकारियों की भांति बाबर भी यहाँ पर हमारी मदद करेगा, यहाँ आक्रमण करेगा और लूट के वापस चला जाएगा, तो हम यहाँ के राज्यों पर अपना शासन स्थापित करेंगे। लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। एक बात और इतिहास में देखने को मिलती है, ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ के राणा सांगा द्वारा भी भारत पर आक्रमण का निमंत्रण इसको मिला था। इसका हम और आगे डिटेल में जानेंगे। इसका उल्लेख बाबरनामा में खुद बाबर ने किया है। बाबर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो हम पढ़ते हैं पानीपत का युद्ध 1526, लेकिन उसके पहले भी भारत पर इसने कुछ आक्रमण किए हैं, उन पर एक नजर डाल लेते हैं। कई बार पूछा जाता है कि बाबर का भारत पर पहला आक्रमण कौन सा था, तो पानीपत का आक्रमण था वो कौन सी क्रम का था, तो इनको एक बार जानना जरूरी है। तो बाबर का जो पहला आक्रमण था वो 1519 ईस्वी में हुआ था। जी हाँ, 1519 ईस्वी, 1526 में नहीं, 1519 ईस्वी में यूसुफ जही जाति के विरुद्ध बाजौर पर इसका पहला आक्रमण हुआ। ये बाजौर याद रखना, पहला आक्रमण बाबर का कहाँ हुआ? बाजौर पर। उसके बाद इसने भेरा के किले को भी जीता। ये पहले आक्रमण यहाँ पर हुए और इसी आक्रमण में उसने भारत में पहली बार बारूद का प्रयोग किया। बाबर ने भारत में बारूद का पहली बार प्रयोग कहाँ किया? 1519 में बाजौर पर आक्रमण किसने। दूसरा आक्रमण फिर से 1519 में ही होता है, लेकिन इस बार बिना कुछ जीते वापस लौट गया था क्योंकि काबुल में विद्रोह होने लगा था। फिर तीसरी बार आक्रमण करता है 1520 में। इस बार उसने पुनः बाजौर और भेरा को जीता, क्योंकि पहले जीतने के बाद वापस लौट गया तो वापस पुराने लोगों ने फिर से यहाँ कब्जा कर लिया था। 1520 ईस्वी पुनः इसने बाजौर और भेरा को जीता। उसके बाद सियालकोट और सैयदपुर को भी इसने जीता। चौथा आक्रमण 1524 ईस्वी में होता है, लाहौर और दीपालपुर को इसने जीता। तो ये पानीपत के युद्ध से पूर्व के आक्रमण थे और उसके बाद होता है ये पानीपत का युद्ध, जिसने भारतीय इतिहास की दिशा और दशा दोनों को बदल दिया। तो अब हम पढ़ते हैं पानीपत का युद्ध। 21 अप्रैल 1526 को ये युद्ध होता है और इसी दिन इस युद्ध का निर्णय भी सामने आ जाता है। चलिए घटनाक्रम पर नजर डालते हैं। बाबर ने काबुल से जब भारत की ओर प्रस्थान किया तो सबसे पहले पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी को मौत के घाट उतारा। जी हाँ, वही दौलत खां लोधी जिसने निमंत्रण दिया था कि आइए भारत पर आक्रमण करिए। इन दोनों के मध्य जो संधियां हुई थी उनका पालन इन्होंने नहीं किया, तो इन दोनों में अनबन हो गई। उसके बाद बाबर ने दौलत खान लोधी को सबसे पहले निपटाया और पंजाब पर अधिकार कर लिया। अब कौन बचा? आलम खां। आलम खां के साथ इसने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम दोनों की सेनाएं पानीपत के मैदान में आकर खड़ी हो गईं। चूंकि ये दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रहा था, इब्राहिम लोदी को इसका पता चला तो ये भी बाबर से युद्ध के लिए आगे बढ़ा और पानीपत के मैदान में, पानीपत कहाँ पड़ता है? दिल्ली से 90 किलोमीटर उत्तर में हरियाणा में स्थित है ये पानीपत। यहाँ पर दोनों सेनाएं आमने सामने आकर खड़ी हो गईं और 8 दिन तक दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी रहीं। किसी ने किसी पर कोई आक्रमण नहीं किया। फिर क्या हुआ? 20 अप्रैल की रात को बाबर की सेना ने इब्राहिम लोदी के सैनिक शिविरों पर हमला बोल दिया। आराम फरमाते हुए सैनिकों पर इसने हमला बोल दिया। देखो, ये युद्ध की रणनीति है ना, धर्म युद्ध नहीं था वो महाभारत वाला कि सिर्फ दिन ही दिन में युद्ध होगा। उन्होंने रात में हमला बोल दिया। उसके बाद जब प्रातः काल हुई तो 21 अप्रैल को फिर दोनों सेनाओं में युद्ध होता है, क्योंकि तब तक इब्राहिम लोदी की सेना थोड़ी संभल गई, जो सैनिक संभल गए वो युद्ध के लिए तैयार हो गए। इन दोनों में युद्ध होता है और जब भयंकर युद्ध हुआ तो बाबर ने अपनी वही तुलगमा पद्धति जिसके बारे में बताया था इसका प्रयोग किया। उसके बाद जब तोपों के गोलों से बरसात की तो इब्राहिम लोदी की सेना तितर बितर हो गई और इब्राहिम लोदी
वीरता पूर्वक लड़ता हुआ मारा गया। जी हाँ। दिल्ली के सुल्तानों में इब्राहिम लोदी एक ऐसा शासक था जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया। पानीपत विजय के बाद बाबर ने कहा था कि काबुल की गरीबी अब हमारे लिए फिर नहीं होगी। यानी कि उसने फैसला कर लिया था कि अब हम दिल्ली पर ही शासन करेंगे। इस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने काबुल में प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का भेंट किया था। एक एक चांदी का सिक्का भेंट किया था, ध्यान रखना। और भी इसने बहुत सारा दान किया था और इसकी इसी उदारता के कारण इसको कलंदर भी कहा गया। कलंदर, मस्त कलंदर कौन? बाबर। अगला युद्ध बाबर का जो रहा वो खानवा का युद्ध था। खानवा का युद्ध, इसकी तारीख है 16 मार्च 1527 ईस्वी। खानवा के युद्ध के घटनाक्रम को समझते हैं कि कैसे क्या हुआ। ऐसा कहा जाता है कि राणा सांगा और बाबर के मध्य दिल्ली पर आक्रमण के संबंध में एक समझौता हुआ था। बाबर खुद अपनी रचना बाबरनामा में ऐसा लिखता है। लेकिन पानीपत के युद्ध के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे संधि की शर्तों का उल्लंघन का आरोप लगाया। ठीक है, देखो हुआ क्या था, राणा सांगा को भी ऐसा नहीं लगा था कि बाबर आकर दिल्ली पर अधिकार कर लेगा। इसको भी लगा था कि हमारी मदद करेगा, दिल्ली हमारे हवाले हो जाएगी और ये वापस लौट जाएगा। लेकिन इसने समझौता ये किया था कि कुछ प्रांत हमें दे दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन पानीपत युद्ध के बाद वो प्रांत भी राणा सांगा को नहीं दिए गए और इस युद्ध में राणा सांगा ने बाबर का साथ भी नहीं दिया था। तो इस तरह दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। दूसरी चीज ये थी कि बाबर को अगर भारत पर शासन करना था तो राजपूतों की महत्वपूर्ण शक्ति इस समय यही थी, मेवाड़ के राणा सांगा। तो बाबर के लिए इनको परास्त करना बहुत ही आवश्यक था, इसलिए ये युद्ध हुआ। ठीक है, तो कोई घटना क्यों घटी इसके कारणों को भी हम समझेंगे, तभी हम चीजों को लिंक कर पाएंगे। तो इन दोनों के मध्य युद्ध इस प्रकार होता है। इस युद्ध से पूर्व काबुल के एक ज्योतिषी ने बाबर की पराजय की भविष्यवाणी भी की थी, जिससे मुगल सेना भयभीत हो गई थी। ये क्या अवतार है? हाँ यही है। आपको हर किताब में ये चीज नहीं मिलेंगी, मैं खोज खोज कर लाया हूँ आपके लिए कई ऐसी चीजें जो बातें आप नहीं जानते हैं। फिर क्या हुआ, जब बाबर की सेना भयभीत हो गई तो बाबर ने एक प्रभावपूर्ण अपील की। क्या है मृत्यु, क्या है मृत्यु जिससे तुम डर रहे हो ना, बाहुबली में जैसे वो करता है, इसी प्रकार की। ठीक है, समझने के लिए बोल रहा हूँ। इसने एक प्रभावपूर्ण अपील की कि हमने अभी तक जिन युद्धों को जीता है वो सब बेकार हो जाएंगे अगर हम आज यहाँ से लौट जाते हैं, और लौट कर जाएंगे भी कहाँ, क्योंकि हमारे पीछे कहीं कुछ नहीं है। इसलिए हमें ये युद्ध करना ही करना है, और हमारी राजधानी काबुल इतनी दूर है कि जहाँ तक पहुंचना भी इतना आसान नहीं। मुसलमानों पर लगने वाला एक कर था तमगा। इस तमगा कर को इसने समाप्त करने की भी घोषणा की ताकि सैनिकों को थोड़ा उत्साह बढ़ाया जाए। और क्या किया उत्साह बढ़ाने के लिए? राणा के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया। जिहाद यानी धर्म युद्ध, काफिरों का नाश करना है, हमें इस्लाम धर्म की रक्षा करनी है। जब ऐसा नारा दिया तो सैनिकों में एक नए उत्साह का जागरण हुआ। उसके बाद मुगल सेना पूरे उत्साह के साथ इस युद्ध में लड़ी। खानवा कहाँ पड़ता है? राजस्थान के भरतपुर जिले में है वर्तमान में, और आगरा से 60 किलोमीटर पश्चिम में। तो ये स्थान भी हमने समझ लिया कहाँ पड़ता है। इस युद्ध में भी मुगलों ने तोपों का प्रयोग किया और इनकी तोपों के सामने राणा की सेना भी नहीं टिक सकी। वीरता पूर्वक प्रदर्शन करते हुए राणा की सेना लड़ी, लेकिन ये हार गए। राणा संग्राम सिंह यानी राणा सांगा घायल हुआ और युद्ध क्षेत्र से जैसे तैसे उसको निकाल लिया गया। ऐसी ही अवस्था में जनवरी 1528 ईस्वी में राणा की मृत्यु हो गई। बाबर ने इस विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की। ठीक है, गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का अर्थ होता है विधर्मियों का नाश करने वाला।
या ये गाजी की उपाधि पहले भी किसी ने धारण की थी, जब हमने सल्तनत काल की शुरुआत की थी तब भी बताया था। महमूद गजनवी ने गाजी की उपाधि धारण की थी। उसके बाद चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब हुआ और क्यों हुआ? चंदेरी का युद्ध होता है 29 जनवरी 1528 ईस्वी को। दोस्तों, खानवा के युद्ध में चंदेरी के शासक मेदिनी राय ने राणा सांगा का साथ दिया था और चंदेरी भी एक राजपूतों का महत्वपूर्ण गढ़ था। अतः बाबर को भारत में अपनी जड़ें जमाने के लिए मेदिनी राय को हराना भी आवश्यक था। इसलिए इसने चंदेरी पर आक्रमण किया और इसमें भी मेदिनी राय पराजित हुआ। यहाँ भी उसने जिहाद का नारा दिया। युद्ध के पश्चात राजपूतों के सिरों को काटकर उसकी मीनारें बनाई गईं। चंदेरी में बाबर ने भयंकर मारकाट मचाई और इतना हत्याकांड किया कि राजपूतों के सिरों को काट काट कर उसकी मीनारें बना दी गईं। राजपूतों ने अपनी स्त्रियों की इज्जत की रक्षा के लिए स्वयं उनके गले काट दिए और जो स्त्रियां बची उन्होंने जौहर किया। ठीक है, तो ये चंदेरी में भी जौहर की घटना देखने को मिलती है। अगला जो युद्ध था वो था घाघरा का युद्ध। ये 6 मई 1529 ईस्वी में हुआ। ये भारत में बाबर के बड़े 4 युद्धों में से चौथा युद्ध है। ठीक है, और ये बाबर के जीवन का अंतिम युद्ध था। पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा, ये चारों युद्ध याद रखना। घाघरा का युद्ध किसके विरुद्ध था? बिहार के शासक महमूद लोदी और बंगाल के शासक नुसरत शाह की संयुक्त सेनाओं को इस युद्ध में बाबर ने परास्त किया। परास्त करने के बाद बाबर और नुसरत शाह के मध्य एक संधि हुई, जिसमें नुसरत शाह ने बाबर के विरोधियों को शरण न देना स्वीकार किया। यानी हम आपके विरोधियों को कोई शरण नहीं देंगे। यानी कि बाबर ने बंगाल पर अधिकार नहीं किया, बिहार पर इसने अधिकार कर लिया था। तो ये चूंकि बाबर के जीवन का अंतिम युद्ध था, तो इस प्रकार बाबर का भारत में स्थायी रूप से अधिकार हो गया और इसके जो साम्राज्य की सीमाएं थीं, सिंधु नदी से बिहार तक और हिमालय से लेकर ग्वालियर तक इसकी सीमाएं फैल गई। बाबर की मृत्यु हुई 26 सितंबर 1530 ईस्वी को। इसकी मृत्यु के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि हुमायूं बहुत अधिक बीमार पड़ गया था। कई वैद्यों को दिखाने के बाद भी उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ था। उसके बाद एक काजी से जब बाबर ने परामर्श किया तो काजी ने कहा कि अब आपको सिर्फ दुआ करनी है हुमायूं की सलामती के लिए, उसके स्वस्थ होने के लिए, और उसके बदले आपको बहुत ही कोई कीमती वस्तु का त्याग करना पड़ेगा। तो बाबर ने कहा कि हुमायूं के लिए सबसे कीमती तो मैं ही हूँ और हे ईश्वर, हुमायूं को स्वस्थ करना, उसकी सारी बीमारी मुझे देना और मुझे मृत्यु देना। और ऐसा हुआ जैसे कि उसकी दुआ कबूल हो गई हो। उसी समय से बाबर बीमार रहने लगा और हुमायूं धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। तो 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद आगरा के एक बाग नूरे अफगान, जिसका निर्माण स्वयं बाबर ने कराया था, उस बाग में उसको दफना दिया गया। किंतु बाद में उसकी इच्छानुसार, जो उसने पहले जाहिर की हुई थी, उसकी इच्छानुसार इसको काबुल में ले जाकर दफनाया गया। तो इस प्रकार बाबर के जीवन का अंत हो गया। ठीक है, अब हम बाबर के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानते हैं, उसके व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करेंगे। बाबर एक पहला व्यक्ति था जिसने सुल्तान की परंपरा को तोड़कर स्वयं को बादशाह घोषित किया। ठीक है, और इस प्रकार सल्तनत युग खत्म हो गया और मुगल एज शुरू हुआ। बाबर बाग को लगाने का बहुत बड़ा शौकीन था, इसलिए उसने आगरा में नूर ए अफगान, जिसको आज आराम बाग कहा जाता है, उसका निर्माण कराया। ये भारत में चारबाग पद्धति से बना पहला उद्यान था। अब ये चारबाग पद्धति क्या है? कोई भी वर्गाकार या आयताकार बाग को बराबर 4 हिस्सों में बांट दिया जाता है और बीच में ऐसे मार्ग बना दिए जाते हैं
जो टहलने के लिए प्रयुक्त हों, इसमें फव्वारे लगे हुए हैं, उस प्रकार 4 भागों में बढ़ जाता था, तो उसको 4 भाग पद्धति कहा गया। बाबर की आत्मकथा है तुजुक-ए-बाबरी, इसको बाबरनामा कहा जाता है। ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। कई बार पूछा था तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में है। जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूँ कि हर एक लाइन में एक प्रश्न है, आप हर एक लाइन को ढंग से पढ़ें और आप अगर एग्जाम देते रहे हैं तो आपको अनुभव होगा कि किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अगर आप न्यू कमर्स हैं तो पुराने पेपर उठाकर देखिएगा कि इतिहास में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप समझ पाएंगे कि हाँ, बस यही प्रश्न का एक उत्तर होगा और आप उस चीज पर ध्यान देकर पढ़ेंगे। इस बाबरनामा के अनुवाद भी हुए, तो अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? एरस्किन और श्रीमती A.S. बेवरेज ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है और फारसी अनुवाद किया है अब्दुल रहीम खान खाना ने। ये मध्यकालीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है बाबरनामा, क्योंकि इसमें बाबर ने स्वयं उस समय की घटनाओं का वर्णन किया हुआ है। यानी ये उस समय का एक प्राथमिक स्रोत कह सकते हैं, इतिहास का प्राथमिक स्रोत। बाबर के समय एक काव्य संग्रह दीवान का संकलन किया गया, ये भी तुर्की भाषा में था। ठीक है, ये बाबर ने नहीं लिखा, उसके समय में एक इसका संकलन किया गया, यानी कलेक्शन है ये काव्य संग्रह दीवान। बाबर ने मुबैयान नामक एक पद्य शैली का विकास किया, पद्य शैली मुबैयान का विकास किया है। बाबर ने रिसाल ए उसज खत ए बाबरी की रचना की है। तो एक तो बाबर की बाबरनामा, दूसरी क्या है? रिसाल ए उसज खत ए बाबरी, इसमें बाबर द्वारा लिखे गए पत्रों का संग्रह है। बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। ध्यान रखना, बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के समय हुआ है, लेकिन बाबर ने नहीं कराया है, ये इसके सेनापति मीर बाकी ने कराया है। ये बाबरी मस्जिद वही बाबरी मस्जिद है जहाँ कहा जाता है कि कभी राम मंदिर हुआ करता था, उसको तोड़कर इसने बाबरी मस्जिद बनाई और आज की स्थिति में वापस वहां पर भव्य राम मंदिर बन चुका है। 1992 में से बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था, आप सभी जानते होंगे। बाबर के काल में कौन कौन सी इमारतें बनी, मैंने उसके पिक्चर भी पेस्ट किए हैं ताकि आप देख भी सकें, कभी घूमने जाए तो घूम भी सकें। काबुली बाग मस्जिद, ये पानीपत हरियाणा में है, बाबर ने इसका निर्माण कराया, आप देख सकते हैं। जामी मस्जिद संभल, संभल में ये जामी मस्जिद देखने को मिलेगी, इसका निर्माण बाबर ने करवाया। आगरा की मस्जिद है, आगरा की मस्जिद लोधी के किले के भीतर बनी हुई है। और बाबरी मस्जिद अयोध्या में इसको मीर बाकी ने बनाया था, वो ये है, इसका ढांचा अब क्षतिग्रस्त हो चुका है। बाबर के संबंध में इतिहासकारों के कथन है। बाबर को हम समझ चुके हैं कि बाबर ने अल्प आयु में फरगना का शासन संभाला, उसके बाद समरकंद पर कई बार आक्रमण किए, वहां पर जब उसको अंतिम विजय नहीं मिली, उसने काबुल की ओर प्रस्थान किया और काबुल से अंततः भारत की ओर प्रस्थान किया और यहाँ पर उसने मुगल साम्राज्य की सत्ता स्थापित की है। लेकिन इतिहासकारों के बाबर के संबंध में अलग अलग मत हैं, दो विरोधाभासी मत हमने लिखे हैं। लैनपूल लिखते हैं कि बाबर केवल भाग्य का सिपाही था, किसी साम्राज्य का संस्थापक नहीं था। अब ऐसा ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बाबर ने जहां शासन सत्ता सबसे पहले संभाली फरगना में, फरगना के इतिहास में बाबर का कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं है। समरकंद, जिस पर इसने कई बार आक्रमण किए और 3 बार इसने विजय हासिल की, तीनों ही बार इसके हाथ से निकल गया। समरकंद के इतिहास में भी बाबर का कोई भी स्थान, विशेष स्थान नहीं है, क्योंकि वहां पर इसकी सत्ता स्थायी नहीं रह पाई। काबुल में इसको आसानी से सत्ता मिली, लेकिन कुछ समय बाद काबुल भी इसने छोड़ दिया और भारत पर अधिकार कर लिया। अब भारत पर जब इसके बाद हुमायूं का शासन आया, तो हुमायूं को भी भारत छोड़कर भागना पड़ा, शेरशाह सूरी ने भगा दिया था। तो लैनपुल का कहना यह है कि अगर हुमायूं वापस न लौट पाता और उसके बाद उसका पुत्र अकबर अगर यहाँ पर स्थायी शासन न चला पाता, तो यहाँ के इतिहास में भी बाबर का कोई विशेष स्थान न होता, केवल एक आक्रमणकारी की भांति इसका वर्णन किया जाता। लेकिन चूंकि अकबर ने यहाँ पर मुगल सत्ता की जड़ें इतनी जमा दी कि बाबर एक संस्थापक के रूप में अमर
हो गया। इसलिए इसने लिखा है कि बाबर केवल भाग्य का सिपाही था, साम्राज्य का संस्थापक नहीं। एक इतिहासकार हैं V.A. स्मिथ, ये लिखते हैं कि उस युग के एशियाई शासकों में सर्वाधिक प्रतिभाशाली था। किसी भी देश के राजाओं के बीच उसको एक उच्च स्थान दिया जा सकता है। ये V.A. स्मिथ का कहना है। खैर, इतिहासकारों के जो भी मत हों, हमने देखा है कि किन व्यक्तिगत विशेषताओं के कारण उसकी जिजीविषा, उसकी लगन, उसका धैर्य, उसका युद्ध कौशल, इन विशेषताओं के कारण ही उसने बार बार सेना का संगठन किया और कई बार युद्ध किए। उसने कभी धैर्य का साथ नहीं छोड़ा, लगातार संघर्ष करता रहा और अंततः भारत पर उसने अपना शासन सत्ता स्थापित की। तो हम देखते हैं कि योद्धा और एक व्यक्ति के रूप में बाबर किन विशेषताओं का धनी था। और लंबे समय तक मुगलों ने भारत पर राज किया। तो इस प्रकार हमने आज बाबर को जाना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, ठीक है। अपनी राय कमेंट में शेयर करें। आपको नोट चाहिए हो तो भी कमेंट में हमें लिखकर भेजिएगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।